हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियोलॉगस। तो आज की इस वीडियो में हम रिट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम थियरी पोर्शन डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम कुछ टॉप एमसीक्यूज का डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रिट्स क्या होती हैं। तो देखिए, रिट्स आर a written order from the Supreme Court or High Court that commands constitutional remedies for the Indian citizens अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए, रिट्स क्या होती हैं। रिट्स ऐसा रिटन ऑर्डर होता है जिसे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इशू करता है। और किस कंडीशन पे इशू करता है? जब इंडियन सिटीजन्स की जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका वायलेशन होता है, तो उस केस में इंडियन सिटीजन सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास अपील करते हैं कि उनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है वो रिट्स को इशू कर सके और उनके फंडामेंटल राइट्स रिकवर हो सके। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। Article 32 in the Indian Constitution deals with the constitutional remedies that an Indian citizen can seek from the Supreme Court। तो देखिए, जो हमारा आर्टिकल 32 है इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। देखिए, जो आर्टिकल 32 है इसके अंडर हमारे पास ये प्रोविजन है कि हम आर्टिकल 32 के अंडर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास प्रोविजन है कि वो रिट्स को इशू कर सकता है, और जो हाई कोर्ट है उसके पास भी अथॉरिटी होती है कि वो रिट्स को इशू कर सकता है। लेकिन ये राइट जो हाई कोर्ट है उसको आर्टिकल 226 के अंडर दी गई है। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स। तो जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो तब पर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकता है और उसको स्पेसिफाई करना होगा कि उसकी कौन सी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अकॉर्डिंगली या फिर हाई कोर्ट है वो उस वायलेटेड राइट के अकॉर्डिंग जो रिट्स हैं उनको इशू कर सके। तो आगे देखते हैं। द सेम आर्टिकल गिव्स द सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू, यानी आर्टिकल 32 देता है सुप्रीम कोर्ट को पावर टू इशू द रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वेरियस हाई कोर्ट हैज द सेम पावर अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अभी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें रिट्स की, तो देखिए, रिट्स हमारे आर्टिकल्स यानी आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 जिसमें हमारी फंडामेंटल राइट्स आती हैं इसको प्रोटेक्ट करता है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें रिट्स की, तो रिट्स हमारे पार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि हमारे जो रिट्स हैं इनको हमसे कोई नहीं ले सकता एट एनी कॉस्ट, या फिर हम जो रिट्स हैं, जो रिट्स का प्रोविजन है, इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हटाया जा सकता थ्रू एनी अमेंडमेंट। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें 5 रिट्स की, तो कौन कौन से रिट्स हैं? हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चुरारी, प्रोहिबिशन एंड कोको वारंटो। तो देखिए, सर्चुरारी, इसको सर्चुरारी भी कहते हैं काफ़ी लोग, तो इसका प्रोनाउंसिएशन सर्चुरारी है और काफ़ी लोग इसे सर्चुरारी भी प्रोनाउंस करते हैं। तो कौन कौन सी हैं? हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चुरारी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। आगे डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रिट्स से एसोसिएटेड हैं। फर्स्ट है आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द मीन्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस करा था हमने अबाउट जुडिशियल रिव्यू। ये आर्टिकल 13 में आता है। इट एंजॉइंस द ड्यूटी ऑफ द इंडियन स्टेट टू रिस्पेक्ट एंड इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट। ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 authorizes the President of India to suspend the right to move to any court for the enforcement of fundamental rights during national emergency। तो आर्टिकल 359 के अंडर जो पर्सन्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, वो किसी भी कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर हमारी सारी फंडामेंटल राइट्स हमसे ले ली जाएंगी। इसका मतलब ये है कि रिट्स के इशुएंस के लिए हम नहीं जा सकते एट द टाइम। देखिए, आर्टिकल 226 के को देख लेते हैं। आर्टिकल 226 गिव्स हाई कोर्ट्स द एबिलिटी टू इशू इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट।
इसके बाद आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 और इसमें हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन द राइट टू सीक द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इफ दे हैड बीन डिप्राइव्ड टू देयर फंडामेंटल राइट्स। अगर उनकी फंडामेंटल राइट्स उनसे ले ली जाएंगी या उनको डिप्राइव कर दिया जाएगा ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं इन दैट केस। आगे देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हम डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं ऑफ द इंडियन सिटीजन्स, फॉर दैट इट हैज़ ओरिजिनल एंड वाइड पावर्स। इट इश्यूज 5 काइंड ऑफ रिट्स। तो 5 रिट्स सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, ये आपने ध्यान में रखना है, फॉर द इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। और हाई कोर्ट भी सेम 5 रिट्स को इशू कर सकता है। और ये कौन कौन सी हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुरारी एंड कोवरेंटो। तो अभी हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये छूट गया है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा क्या कोई तीसरा कोर्ट भी है कि जो इन रिट्स को इशू कर सकता है। सो इस केस का आंसर ये हो जाएगा कि कोई तीसरा कोर्ट के पास ऑफिशियली तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो रिट्स को इशू कर सकता है, क्योंकि ऑफिशियल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए मेंशन किया है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या कोई तीसरा कोर्ट भी है जो रिट्स को इशू कर सकता है, तो इसका आंसर ये है कि अगर पार्लियामेंट एम्पावर करता है किसी दूसरे कोर्ट को, ऐसे कुछ लॉज बनाता है थ्रू एनी अमेंडमेंट कि कोई तीसरा कोर्ट भी रिट्स को इश्यू कर सकता है, तो इन दैट केस इट इज़ पॉसिबल। तो चलिए आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब हम इन रिट्स को डिस्कस करते हैं। हमारी फर्स्ट रिट है हैबेस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस देखिए जो 5 की 5 रिट्स हैं, ये 5 की 5 रिट्स लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हैबेस कॉर्पस। द लेटिन मीनिंग ऑफ द वर्ड हैबेस कॉर्पस इज टू हैव द बॉडी। इसका लेटिन मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ। दिस रिट इज इशूड टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट द अनलॉफुल डिटेंशन। तो देखिए इंडिविजुअल लिबर्टी को ये प्रोटेक्ट करती है हैबेस कॉर्पस राइट इन केस ऑफ अनलॉफुल डिटेंशन। यानी कि हैबेस कॉर्पस राइट के अंडर अगर किसी पर्सन का इलीगल डिटेंशन हुआ, यानी कि उसे गिरफ्तार किया गया है, कस्टडी के अंडर रखा गया है, तो इन दैट केस वो पर्सन हैबेस कॉर्पस राइट को यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है या फिर हाई कोर्ट के पास जा सकता है कि उसका इलीगल डिटेंशन हुआ है। देखिए अगर पर्सन को कैद किया है, तो इन दैट केस पर्सन तो इस रिट को इशू करने में सक्सेसफुल उतना नहीं हो सकता। लेकिन जो उसके फ्रेंड्स और फैमिली वाले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास जाकर हैबेस कॉर्पस रिट के थ्रू उस पर्सन को बाहर निकलवा सकते हैं, अगर वो पर्सन इनोसेंट है। तो देखिए इस केस में क्या होता है कि अगर हैबेस कॉर्पस जो रिट है इसको इशू कर देता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, तो उस केस में जिस भी पर्सन को डिटेन किया है उस पर्सन को सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के सामने लाया जाता है और फिर प्रॉपर कार्यवाही की जाती है। तो ये हो गई हमारी हैबेस कॉर्पस रिट। और इसके अंडर क्या है, सिंपली आपने याद रखना है, अनलॉफुल डिटेंशन अगर होता है तो उस केस में पर्सन की इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस रिट को यूज़ किया जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट रिट दैट इज मैंडेमस। तो मैंडेमस, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मैंडेमस, द नेक्स्ट वन इज मैंडेमस। तो सॉरी वहाँ पर वो पेज टर्न हो गया था। नेक्स्ट वन इज मैंडेमस। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ द रिट मैंडेमस इज वी कमांड। तो इसका लिटरल मीनिंग है वी कमांड। दिस रिट इज यूज्ड बाय द कोर्ट टू ऑर्डर द पब्लिक ऑफिशियल हु हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी और रिफ्यूज टू डू हिज ड्यूटी और टू रिज्यूम हिज वर्क। तो देखिए मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ऑर्डर दे रहा है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर पब्लिक ऑफिशियल को। अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल है और वो अपना काम करने से किसी भी पर्सन को मना करता है, तो इन दैट केस जो पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर या फिर हाई कोर्ट के पास जाकर मैंडेमस रिट को इशू करवा सकता है। इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट या फिर जो हाई कोर्ट है वो ऑर्डर देगा इस पर्टिकुलर पर्सन को, इस पर्टिकुलर, और ये देखिए इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये पर्सन है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल होना चाहिए।
तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसे ऑर्डर कर सकता है कि ये अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे। तो ये आपने ध्यान में रखना है, मैंडेमस के थ्रू किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या पब्लिक ऑफिशियल को हम ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ऑर्डर करेगा कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे। सो नेक्स्ट writ है हमारी prohibition. So the literal meaning of prohibition is to forbid. So a court that is higher in position issues a prohibition writ against a court that is lower in position. यानी higher court lower court को prohibition writ issue करता है to prevent the latter from exceeding its jurisdiction, अपनी jurisdiction को exceed करने पर, या फिर usurping a jurisdiction that it does not possess. It directs inactivity. For example, एक lower court है और वो अपने जुरिडिक्शन पावर्स को एक्सीड कर रहा है, यानी वो कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहा है जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली जो रॉन्ग है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली उस पर्सन के पास, उस कोर्ट के पास ये राइट नहीं है कि वो उन डिसीजंस को ले सकता है। तो इन दैट केस जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर करेगा कि जो वो डिसीजन ले रहे हैं वो रॉन्ग है, तो वो उनकी जुरिडिक्शन के अंडर नहीं आता है, तो वो ऐसे डिसीजंस को नहीं ले सकते। यानी हायर कोर्ट प्रिवेंट करता है लोअर कोर्ट को रॉन्ग डिसीजंस लेने से अंडर द writ कॉल्ड एज प्रोहिबिशन। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सर्चुरारी। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ द रिट सर्चुरारी इज टू बी सर्टिफाइड। तो देखिए रॉन्ग डिसीजन लेने से पहले की जो कंडीशन थी वो थी प्रोहिबिशन, यानी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कह सकता है कि आप अपनी जुरिडिक्शन को एक्सीड कर रहे हैं, तो इस केस में प्रिवेंट करता है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को गलत डिसीजन लेने पे। लेकिन अगर गलत डिसीजन ले लिया है तो इन दैट केस क्या होता है, जो हायर कोर्ट होता है वो सर्चुरारी रिट को इशू करता है, जिसका मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी सर्टिफाइड। दिस रिट इज इशूड बाय अ कोर्ट हायर इन अथॉरिटी टू अ कोर्ट लोअर इन अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल ऑर्डरिंग फ्रॉम ईदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद देम और टू इटसेल्फ और क्वैश देयर ऑर्डर इन केस। सिंपली जो उनके डिसीजंस थे जो गलत ले लिए गए थे उनको क्वैश कर देता है और उस केस को अपने पास ले लेता है हायर कोर्ट, और फिर उसके ऊपर डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये सर्चुरारी रिट के अंडर आता है। नेक्स्ट है हमारा कोवेरेंटो। लिटरल मीनिंग ऑफ द रिट कोवेरेंटो इज बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। तो देखिए कोवेरेंटो का मतलब होता है बाय व्हाट और अथॉरिटी या फिर वारंट। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू दिस रिट टू प्रिवेंट इलीगल असरपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन, यानी कि इलीगली अगर कोई पर्सन किसी पब्लिक ऑफिस में कोई पोजीशन एक्वायर कर रहा है, तो इन दैट केस जो कोई दूसरे पर्सन्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं रिट को। कौन सी रिट को? कोवेरेंटो को, जिसके थ्रू जो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट है फिर वो इश्यू करेंगे कोवेरेंटो रिट को। थ्रू दिस रिट द सुप्रीम कोर्ट और द सिंपली द कोर्ट इंक्वायर्स इनटू द लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसको क्लियर करने पर जो पर्सन है उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो इन दैट केस फॉर एग्जांपल अगर उसकी एलिजिबिलिटी बीटेक है या फिर उसकी एलिजिबिलिटी एमबीए है, तो देखिए इन दैट केस और ऐसा पता चलता है लोगों को इस बात की इंफॉर्मेशन है कि वो पर्सन सिर्फ 10th पास है, तो इन दैट केस जो लोग हैं वो अपनी कोवेरेंटो रिट को यूज़ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो कोवेरेंटो रिट को इशू करे और उस पर्सन को जिसने इलीगली पोजीशन एक्वायर की है उस पर्सन को अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना होगा बिफोर द कोर्ट्स कि वो उस पोजीशन के लायक है, उसने इस पोजीशन को लीगली एक्वायर किया है। अगर वो ऐसा पाया जाता है कि उसने इलीगल वे से इस पोजीशन को एक्वायर किया है, तो सिंपली इन दैट केस उसकी जो पोजीशन है उसको उसकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। सो चलिए अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट जनरल फैक्ट्स अबाउट रिट्स इन इंडिया। सो आर्टिकल 32 ऑल्सो एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू ऑथोराइज एनी अदर कोर्ट टू इशू दीज रिट्स। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था, और अगर पार्लियामेंट एम्पावर कर सकता है किसी भी कोर्ट को कि वो रिट्स को इशू कर सकती हैं। बिफोर 1950 ओनली हाई कोर्ट्स ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास हैड द पावर टू इशू रिट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 226 ऑफ the Indian Constitution empowers High Courts of India to issue the writs, and writs of India are borrowed from English law. ये भी आपने ध्यान में रखना है, where they are known as
प्रीरोगेटिव रिट्स। तो इंग्लिश लॉ से हमने इसे लिया है, जहाँ पर इनको प्रीरोगेटिव रिट्स के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1950 से पहले जो कैलकाटा हाई कोर्ट था, बॉम्बे हाई कोर्ट था और मद्रास हाई कोर्ट था, इनके पास ही पावर थी कि ये रिट्स को इशू कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अब हम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 रिट्स को इशू कर सकते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन कौन सी है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन recognizes 5 kinds of writs, namely habeas corpus, mandamus, सर्चुरारी, कोवेरेंटो एंड प्रोहिबिशन। ये 5 रिट्स हैं और ये 5 लैटिन लैंग्वेज से डिराइव की गई हैं। सो नेक्स्ट है, अ रिट मीन्स अ फॉर्मल रिटन कमांड ऑफ द कोर्ट दैट कमांड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर इंडियन सिटीजन्स अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर कोई भी पर्सन रिट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, एंड इन दैट केस रिट्स को इशू करता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, जो फॉर्मल रिटन कमांड होती है, या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मल रिटन कमांड और फॉर्मल direction by the Supreme Court or the High Court. Next question, which among the following writs literally means have the body? तो ये आपको मैंने अभी इस वीडियो में ही बताया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैबेस कॉर्पस। ये फर्स्ट रिट थी जिसको हमने डिस्कस किया था, जिसका लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी। सो द करेक्ट आंसर इज habeas corpus. Writs of habeas corpus, it is a Latin word that means you have the body, hence option 2 will be the correct answer. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, Latin word है you have the body, इसका literal meaning है it commands an individual or the government official who had restrained another to produce the prisoner at a designated time and place physically before the court and justify prisoner's detention. तो देखिए, एक आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कुछ राइट्स दिए गए हैं उस पर्सन को जिसको डिटेन किया गया, यानी कि जिस पर्सन को कस्टडी के अंडर लिया गया है, उस पर्सन के पास भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, उस पर्सन को पता होना चाहिए कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया है, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके फ्रेंड्स को ये इन्फॉर्म कर दिया जाना चाहिए कि पर्सन का डिटेंशन हुआ है। मोर ओवर, इसके अलावा जो पर्सन जिसको डिटेंशन में लिया गया है, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स पेश करना होता है। तो ये भी एक प्रोविज़न है। तो फॉर एग्जांपल, अगर इनमें से कुछ भी फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो पर्सन के जो फैमिली वाले हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, वो हैबेस कॉर्पस रिट को यूज़ कर सकते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उस पर्सन के डिटेंशन को रोक सके और उसके ऊपर प्रॉपर कार्यवाही कर सके। सो if the prisoner argues successfully that the detention violates a constitutional right, the court may order prisoner's release. तो in that case, अगर जो वो पर्सन है वो बेगुनाह साबित होता है तो उसको रिलीज कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो पर्सन है, जहाँ पे जो डिटेंशन के अंडर जिस पर्सन को लिया गया है, उसको सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के सामने ही जस्टिफाई करना होगा कि वो गुनहगार नहीं है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज सेड टू बी द गारंटर ऑफ द पर्सनल फ्रीडम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हैबेस कॉर्पस। तो हैबेस कॉर्पस जो राइट है, इसको ही कहा जाता है गारंटर ऑफ द पर्सनल फ्रीडम, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सनल फ्रीडम जिसको कर्टेल करती है जब भी पुलिस, तो इस केस में हैबेस कॉर्पस राइट को यूज़ करके हम अपने आप को रिलीज़ कर सकते हैं, फिर प्रिजनर खुद को रिलीज़ कर सकता है। तो इसलिए इसको गारंटर ऑफ पर्सनल फ्रीडम कहा जाता है। Next question, when the executive or any other subordinate institutions fail to perform certain duties or works, हमने डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा होगा, the Supreme Court ordered them to perform these works. दिस ऑर्डर इज नोन एज। तो जब भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अपना काम प्रॉपरली नहीं करते हैं या फिर उसे डिले करते हैं आपके काम को, या फिर आपसे रिश्वत लेते हैं, तो इन दैट केस आप कौन सी रिट को यूज़ करेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंडेमस को यूज़ किया जाता है। सो रिट्स आर वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ द जुडिशियल पावर्स ऑफ द कोर्ट्स। मैंडेमस जिसका मतलब होता है वी कमांड, यानी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दैट वी कमांड यू टू परफॉर्म योर ड्यूटी। सो इट इज़ एन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट to a lower court or tribunal or public authority to perform a public or statutory duty। तो या फिर
हाई कोर्ट या फिर जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हायर कोर्ट्स हैं, वो लोअर कोर्ट्स को ये रिट इशू कर सकते हैं मैंडेमस, या फिर किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को, पब्लिक अथॉरिटी को मैंडेमस की रिट को इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following writs is issued by the court to a public official asking him to perform the official duties that he has failed or refused to perform? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैंडेमस। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट है कि अगर कौन सी रिट को हम इशू करेंगे अगर पब्लिक ऑफिशियल जिसको हम उसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने को फोर्स कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर फेल हो रहा है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में, या फिर आपको रिफ्यूज़ कर रहा है, तो इन दैट केस मैंडेमस को यूज़ किया जाएगा। सो मैंडेमस इज द रिट इशूड बाय अ कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल और लोअर कोर्ट कमांडिंग देम टू परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑफिशियल ड्यूटी दैट दे हैव फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड और कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अ person believed to be holding a public office to which he is not entitled to। तो देखिए ये हमारी लास्ट वाली रेट है जिसको हमने डिस्कस किया था, जो है हमारी कोवेरेंटो, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो कोवेरेंटो एक ऐसी रेट होती है जो पर्सन की एलिजिबिलिटी को टेस्ट करती है। तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी एलिजिबिलिटी के बाहर की पोजीशन को पब्लिक यानी गवर्नमेंट सेक्टर में ऑक्यूपाई कर रहा है या अक्वायर कर रहा है, तो इन दैट केस जो कॉमन पीपल हैं वो पूछ सकते हैं कि वो किस बेसिस पे उस पोजीशन को अक्वायर कर रहा है, और ये इसको वेरेंटो जो रिट है इसको इशू कर सकते हैं। नहीं, इसको इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन इशू करेगा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the power to issue writs by the Supreme Court has been envisaged under which of the following articles? बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 32, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Next question, which of the following articles of the Constitution relates to the issuance of writs? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो देखिए बोथ ए एंड बी यानी आर्टिकल 32 और 139 दोनों ही रिलेटेड हैं टू द इशुएंस ऑफ रिट्स, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 32 गिव्स द पावर टू इशू रिट्स टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड आर्टिकल 139 अलाउज द पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर द इशुएंस ऑफ रिट्स। हैंस तो देखिए हमने जो डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट के पास राइट होती है, ये पावर होती है कि वो अलाउ कर सकता है, एम्पावर कर सकता है एनी अदर कोर्ट टू इशू द रिट्स। तो आर्टिकल 139 में इसे मेंशन किया है, तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी विल बी करेक्ट, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which of the following writs can be issued to force a public authority to perform a public or statutory duty? तो ये काफ़ी इजी है, हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया, देन वी हैव डिस्कस्ड वन मोर क्वेश्चन ऑल्सो। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैंडेमस। तो मैंडेमस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गलती हो गई है, कोवेरेंटो दिया है, बट मैंडेमस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि हम फोर्स कर सकते हैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए बाय द मैंडेमस रिट। Next question, which of the following articles of the Constitution allows issuance of writs for enforcing rights other than fundamental rights? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 139। तो इशुएंस ऑफ द रिट्स अदर देन फंडामेंटल राइट दिया यहाँ पे 32 और 226 ये फंडामेंटल राइट से एसोसिएटेड हैं, लेकिन टू गिव द पावर टू द अदर कोर्ट्स बाय द पार्लियामेंट फॉर द इशुएंस ऑफ रिट्स इज गिवन अंडर आर्टिकल 139 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Article 139 of the Indian Constitution allows the Indian Parliament to make law for conferring the Supreme Court the power to issue writs for the enforcement of the rights other than fundamental rights। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है।
पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो 139 में दी है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है वो 32 में दी है, हाई कोर्ट की पावर 226 में दी है। बेसिकली आपने इतना ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट सिविल सर्विसेज कमीशन आर अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया आपके लिए, इंपॉर्टेंट था। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि गवर्नर। तो गवर्नर के पास ये राइट होती है कि वो मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज कंसिडर्ड टू बी द बुलवॉक ऑफ द पर्सनल फ्रीडम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैबस कॉर्पस को बुलवॉक ऑफ द पर्सनल फ्रीडम से रिलेटेड है हैबस कॉर्पस। तो ये आपने ध्यान में रखना है, बुलवॉक ऑफ द पर्सनल फ्रीडम के नाम से भी जाना जाता है हैबस कॉर्पस रिट को। तो the writ of the habeas corpus is issued to prevent the illegal detention of a person and to secure his or her release in such case. Therefore, habeas corpus is called as personal freedom, protects the personal freedom. Personal freedom को protect करता है habeas corpus writ of the person. Therefore, it is called as bulwark of the personal freedom. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये थोड़ा एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको देख लेते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा, एक्स इज अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर पास्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यू दिल्ली विदाउट हैविंग जुरिडिक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज द प्रॉपर रेमेडी अवेलेबल टू एक्स। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि सर्चुरारी। तो मैंने आपको बताया था कि सर्चुरारी में जो डिसीजन है वो लोअर कोर्ट ने ले लिया होगा बट वो उसके जुरिडिक्शन के बाहर का होगा। सो इन दैट केस सर्चुरारी की जो रिट है वो हायर कोर्ट इशू कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि जो दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दिल्ली का जो न्यू दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो उसके जुरिडिक्शन के बाहर का था। तो उस केस में जो पर्सन एक्स है उसको कुछ सज़ा सुनाई होगी, फॉर एग्जांपल 10 साल की सज़ा सुनाई है। तो अब ऐसा पता चलता है कि वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो दिल्ली का था उसके जुरिडिक्शन ये बाहर का था। तो इन दैट केस जो 10 साल की सज़ा है इसको बिल्कुल ही हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर दिया जाएगा और जो हायर कोर्ट है उसके पास जुरिडिक्शन दे दी जाएगी। तो ऐसा सर्चुररी रिट में मैंशनड होता है कि रॉन्ग डिसीजंस को इम्प्रूव किया जाएगा। सो ये दिया जाता है सर्चुररी रिट के अंडर। So X can seek a writ of certiorari to get the concerned order quashed by the High Court or the Supreme Court. Next question. Next भी aptitude based question है. So A is being illegally detained by the police authorities. Which of the following writs can A's wife seek for the court to secure his release? यानी family members और friends वाली जो writ थी habeas corpus, option A will be the correct answer. क्योंकि person तो उस condition में नहीं होगा या फिर police officers उस person को रोक सकते हैं, उसको prevent कर सकते हैं इस writ को issue करने से, इस writ को use करने से। तो इन दैट केस उसके फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड्स इसको इश्यू कर सकते हैं। सो एज वाइफ कैन सीक अ रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस टू सिक्योर एज रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट्स कैन बी सॉट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फंडामेंटल राइट्स के प्रिवेंशन के लिए हम लोग रिट्स को इशू करते हैं। बेसिकली रिट्स को फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। Writs can be sought only for the enforcement of fundamental rights. The remedy provided by concerned statute shall have to be availed for enforcement of contractual and statutory rights. Next question. Under the writ of mandamus, the court can. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू डू और नॉट टू डू अ थिंग। तो देखिए मैंडेमस के अंडर जो गवर्नमेंट जो हाई कोर्ट्स हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती हैं कि वो किसी पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करें या फिर किसी पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म नहीं करें। फॉर एग्जांपल अगर वो अपने काम को डीले कर रहे हैं तो ऑर्डर करेंगे कि उस काम को जल्द से जल्द किया जाना चाहिए जिस काम के लिए वो डीले कर रहे हैं या फिर रिश्वत ले रहे हैं, और दे प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स not to delay the work and to perform the work properly. तो ऐसा हम कह सकते हैं मैंडेमस के अंडर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट डायरेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को कुछ वर्क को परफॉर्म करने के लिए और कुछ वर्क को परफॉर्म नहीं करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स एग्जामिन्स द फंक्शनिंग ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट।
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्चुरारी के अंडर जो हायर कोर्ट हैं वो सबऑर्डिनेट की फंक्शनिंग को एग्जामिन के चेक कर सकते हैं. So the writ of the certiorari is issued by the higher court to a lower court. The writ of the certiorari is issued to examine the functioning of the subordinate court. Article 226 empowers High Court to issue the writs. 32 allows Supreme Court to issue the writs. काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मे बी इशूड टू इन्फोर्स अ फंडामेंटल राइट. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैबिस कॉर्पस. तो हैबिस कॉर्पस रिट को इशू कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम, ये हम कह सकते हैं. सो नेक्स्ट देख लेते हैं. पावर ऑफ इशूइंग अ रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस लाइज विथ. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही 5 की 5 जो रिट्स हैं हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुररी एंड कोवरेंटो, इन पांचों को ये इशू कर सकते हैं. सो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द अथॉरिटी टू ग्रांट अ रिट कॉल्ड एज हैबिस कॉर्पस. और पांच की 5 जो रिट्स हैं दोनों जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं दोनों इशू कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि फंडामेंटल राइट्स विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस इज इशूड टू. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टू प्रोड्यूस अ पर्सन बिफोर द कोर्ट, यानी कि जिस इंसान को डिटेन किया गया है उसको कोर्ट के सामने लाया जाए. सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर. हैबिस कॉर्पस इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिट्स फॉर पर्सनल लिबर्टी विच यू से यू हैव द बॉडी. The main purpose of this writ is to seek relief from the unlawful detention of an individual. तो person का unlawful detention से बचाने के लिए person को habeas corpus writ को issue किया जाता है. ये basically हमारी freedom जिसको curtail कर दिया गया है उसको बचाने के लिए use की जाती है. It is for the protection of individual from being harmed by the administrative systems, and it is for safeguarding the freedom of the individual against arbitrary state action which violates the fundamental rights under Article 19 and 21 and 22 of the Constitution. Next question, which of the following writs prevents illegal usurpation of public office by a person? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोवेरेंटो. तो कोवेरेंटो जो रिट है इसके अंडर हम प्रिवेंट कर सकते हैं इलीगल असरपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. So coverento literally means by what warrant. So it is issued by the court to inquire into the legality of claim of a person to a public office. Eligibility या फिर legality of a person जो claim करता है कि मैं इस पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस में हूँ तो उसको अपनी एलिजिबिलिटी दिखानी पड़ेगी. ये इंश्योर करता है कोवेरेंटो रिट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग अ लीगल ड्यूटी एंड देयर बाय इज इन्फ्रिंजिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल. तो काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, बस फॉर्मेट अलग होता है क्वेश्चन को पूछे जाने का. नाउ आई होप आपको ये पूरी जो रिट्स की वीडियो है, रिट्स के जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे. तो राइट आंसर होगा इसके लिए मैंडेमस. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. मैंडेमस इज अ जुडिशियल रेमेडी in the form of an order from the superior court to a public authority to do some specific act which that body is obliged under the law to do. तो देखिए ये भी आपने ध्यान में रखना है कि सिर्फ पब्लिक जो अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए ही एप्लीकेबल है, जबकि जो हैबिस कॉर्पस जो रिट है ये पब्लिक एज वेल एज जो प्राइवेट अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपके ही घर वाले किसी कमरे में बंद करके रख देते हैं तो इन दैट केस भी आप हैबिस कॉर्पस जो रिट है उसको इशू करवा सकते हैं. और या फिर अगर आपके नेबर्स ही आपको बंद करके रख दे या फिर आपको किडनैप कर लें या फिर इन केस आपको बंद करके रख दे फॉर एनी अदर कॉज फॉर एट एनी कॉज, तो देखिए इन दैट केस ऑल्सो जो हैबिस कॉर्पस रिट है वो काम में आएगी, वो इशू करवाई जा सकती है. लेकिन जो मैंडेमस है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर पब्लिक ऑफिसेज. हैबिस कॉर्पस देखिए इसका मतलब होता है टू प्रेजेंट द अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट. प्रोहिबिशन ऑर्डर फ्रॉम द हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट फॉर नॉट जजिंग केसेस विच आर आउट ऑफ देयर जुरिडिक्शन. कोवेरेंटो क्वेश्चंस फॉर द अथॉरिटी. नेक्स्ट देख लेते हैं द हायर कोर्ट ऑफ
West Bengal, that is Calcutta, has got the additional jurisdiction to hear cases from? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के भी जो केसेस हैं वो कैलकटा हाई कोर्ट हेयर करता है, यानी कि जुरिडिक्शन जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का है वो कैलकटा हाई कोर्ट के अंडर आता है। तो इसके साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। होमवर्क क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड टू फोर्स अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ पब्लिक और स्टैट्यूटरी ड्यूटी। काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो इसके साथ हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I wish all the best for your coming examinations.